जीते जी अपने शक्ति प्रदर्शन से बढ़ाई देश की शान। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। नमस्कार, मैं भावना सिंह और आप देख रहे हैं HPN न्यूज। एक ऐसी महिला जो न केवल भारतीय राजनीति पर छाई रही बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वह अपनी विलक्षण प्रभाव छोड़ गई। यही वजह है कि उन्हें आयरन लेडी यानी कि लोहे की महिला के नाम से संबोधित किया जाता है। आज इंदिरा गांधी को सिर्फ इस कारण नहीं जाना जाता कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, बल्कि इंदिरा गांधी अपनी प्रतिभा और राजनीतिक दृढ़ता के लिए विश्व राजनीति के इतिहास में हमेशा जानी जाती रहेंगी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता श्रीमती कमला नेहरू थीं। इनके दादाजी देश के जाने माने वकील थे। इंदिरा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा उनके आवास आनंद भवन में ही हुई थी। फिर कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गईं। 1936 में उनकी मां का बीमारी के चलते देहांत हो गया, जब इंदिरा केवल 18 वर्ष की थीं। बचपन में उन्होंने महात्मा गांधी की प्रेरणा से बाल चरखा संघ की स्थापना की और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए 1930 में बच्चों के सहयोग से वानर सेना का निर्माण किया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सहभागिता के लिए सितंबर 1942 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के दंगा प्रभावित क्षेत्रों में कार्य किया। 1947 में पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस समय उन्होंने पंडित नेहरू के सहायक के रूप में कार्य किया। उन्होंने 26 मार्च 1942 में फिरोज गांधी जी से विवाह किया। फिरोज और इंदिरा गांधी में लगभग सभी बातों पर जिरह होती रहती थी। बच्चों की परवरिश पर दोनों की राय अलग अलग थी। राजनीति के बारे में भी दोनों के अलग अलग विचार थे। ऐसा बताया जाता है कि दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब इंदिरा अपने दोनों बच्चों को लेकर लखनऊ स्थित अपना घर छोड़कर पिता के घर आनंद भवन आ गई थीं। इसके बाद 1955 में फिरोज ने कांग्रेस पार्टी के भीतर भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया। उसी समय इंदिरा गांधी वर्किंग कमेटी और केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य बनी थीं। उन्होंने बड़ी सावधानी से भ्रष्ट लोगों का पर्दाफाश किया, जिस कारण कईयों को जेल भी जाना पड़ा और वित्त मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा था। 1959 में जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थीं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि केरल में चुनी हुई पहली कम्युनिस्ट सरकार को पलटकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आनंद भवन में नाश्ते की मेज पर फिरोज ने इसके लिए इंदिरा गांधी को फांसीवादी भी कहा था। उस वक्त नेहरू भी वहां मौजूद थे। फिरोज गांधी अभिव्यक्ति की आज़ादी के बड़े समर्थक थे। उस दौर में संसद के भीतर कुछ भी कहा जा सकता था, लेकिन अगर किसी पत्रकार ने इसके बारे में कुछ भी कहा या लिखा तो उन्हें उसकी सजा दी जा सकती थी। फिर एक दिन फिरोज गांधी की 1960 में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। वो मनहूस दिन जिस दिन इंदिरा गांधी पर दनादन अचानक से गोलियां चलना शुरू हो गई। भुवनेश्वर से इंदिरा गांधी की कई यादें जुड़ी हुई हैं और इनमें से अधिकतर यादें सुखद नहीं हैं। जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून
भारत को जीवित करेगा। इसी शहर में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू पहली बार गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, जिसकी वजह से मई 1964 में उनकी मौत हुई थी। और इसी शहर में 1967 के चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी पर एक पत्थर फेंका गया था, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। यही वो शहर है जहां इंदिरा गांधी ने अपने जीवन का आखिरी चुनाव भाषण दिया था। 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया, उसे हमेशा की तरह उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, लेकिन अचानक उन्होंने तैयार आलेख से अलग होकर बोलना शुरू कर दिया। उनके बोलने का तेवर भी बदल गया। इंदिरा गांधी बोली, चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद या ना रहूं। मुझे चिंता नहीं है मैं रहूं या ना रहूं। मेरा लंबा जीवन रहा और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। दूसरे दिन की सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी, जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। वे अपने आवाज़ से बाहर निकलती हैं, उनके सभी अंगरक्षक उनके साथ साथ चलते हैं। कुछ कदमों के चलने के बाद अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा गांधी ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गईं। वहां से 5 फीट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाया, कहा, गोली चलाओ। जसवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियों से इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी कर दिया। इंदिरा के आवाज पर वैसे एक एम्बुलेंस हमेशा मौजूद रहती थी, लेकिन उस वक्त वहां एम्बुलेंस का ड्राइवर मौजूद नहीं था। किसी भी तरह से उन्हें एम्स अस्पताल ले जाया गया। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून मात्रा का 5 गुना था। बताया जाता है कि इस घटना के बारे में खुफिया एजेंसी को आशंका थी, लेकिन इंदिरा ने इस बात को सही नहीं समझा। अपने अंगरक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया, लेकिन सरकारी प्रचार माध्यमों ने इसकी घोषणा शाम 6 बजे तक नहीं की।